अब हम अपने फाइनेंशियल मैथ्स के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज भी हम लोग 3 घंटे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उसके अलावा हम लोग जो है वो पिछली चीज़ों की प्रैक्टिस भी करेंगे। सही है, और जो क्वेश्चंस है वो भी कर लेंगे। सही है, सबसे पहले हम जो है ना वो 2-3 बातें और फाइनेंशियल मैथ्स की देख लेते हैं। एक और चीज़ जो आपके पेपर में टेस्ट होती है उसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से हम माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को। आप लोगों के लेवल पर, यानी कि अभी जो हम लोग पीआरसी के लेवल की बात करें तो वो नेट प्रेजेंट वैल्यू की बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करवाता है। उससे ज़्यादा सवाल नहीं आते या इसकी और डिटेल्स नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में ये याद रखना कि अगर मैं एनपीवी कैलकुलेट करूँगा और एनपीवी कैलकुलेट कर कर मेरा जो आंसर आएगा वो एक पॉजिटिव आंसर आएगा, तो मैं अपना डिसीजन अनाउंस करूँगा कि यस मैं ऐसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर मेरी एनपीवी किसी प्रोजेक्ट की पॉजिटिव आती है तो मैं उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू का यानी कि एनपीवी का आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, अगर मेरा एनपीवी का आंसर नेगेटिव आएगा तो मैं उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, मेरा आंसर नो होगा। आपके पास जो सवाल आएंगे वो इस तरह से आएंगे कि आपको एक डिस्काउंटिंग का रेट दिया हुआ होगा, लेट से हम एक एग्जांपल बनाते हैं कि मुझे डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 10%, ठीक है, 10% का एक डिस्काउंट रेट दिया हुआ है और आपके सवाल में आपको रेलेवेंट कैश फ्लोज दिए हुए होंगे। फॉर एग्जांपल बोला हुआ होगा कि यह नंबर 0, यह नंबर 1, यह नंबर 2 और यह नंबर 3, 3 साल का एक प्रोजेक्ट है। इसके रेलेवेंट आपको दिए हुए होंगे कैश फ्लोज। अच्छा, कैश फ्लोज दो तरह के होते हैं, एक कैश का इनफ्लो होता है और एक कैश का आउटफ्लो होता है। कैश आउटफ्लो का मतलब ये है कि आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल लेट से आपका कैश आउटफ्लो है 500 का और वो ईयर 0 पर है। ईयर 0 का मतलब आज का दिन, और कैश आउटफ्लो को हम ब्रैकेट में शो करते हैं। ब्रैकेट का मतलब है नेगेटिव है, आउटफ्लो है, और 500 के कैश आउटफ्लो का मतलब ये है कि मैंने 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी, एक जगह पर किसी प्रोजेक्ट में 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी, वो मेरा कैश का आउटफ्लो हो गया। बदले में इस इन्वेस्टमेंट के बदले या इन रिटर्न मुझे पहले साल के आखिर में 400 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल के आखिर में 300 रुपये मिलेंगे और फिर मुझे 50 रुपये मिलेंगे। ये मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा, यानी कि ये कैश का इनफ्लो है। कैश का इनफ्लो यानी कि पैसों का आना, पैसों का रिसीव होना, ठीक है। अच्छा, हमें डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला पता है विच इज़ P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस I पावर N। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है ना। कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट फैक्टर, यहाँ पर कैश फ्लो यानी कि S है और जो डिस्काउंट फैक्टर है ना वो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस I पावर N है। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस I पावर N को हम लोग डिस्काउंट फैक्टर भी कहते हैं और S से कैश फ्लोज को डिनोट करते हैं। तो अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालनी है और मुझे डिस्काउंट कैश फ्लोज दिए हुए हैं तो मुझे इनको मल्टीप्लाई करना होगा रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। और अब डिस्काउंट फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट होंगे? डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस I पावर N। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस I पावर N। आपके पास लेट से अगर 10% का रेट है तो पहला डिस्काउंट फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 0 यानी कि 1 होगा। दूसरा रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10%
पावर 1, 0.909 होगा। तीसरा रेलेवेंट जो डिस्काउंट फैक्टर होगा वो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2 यानी कि 0.826 होगा। और उसके बाद वाला जो डिस्काउंट फैक्टर होगा वो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3 यानी कि 0.751 होगा। और फिर जब मैं इसको रेलेवेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा अपना प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, -500 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -500 आएगा। इसके बाद मैं 400 को 0.909 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 363.6। फिर 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.826 कितना आएगा? सॉरी 247.8। फिर 37.55। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास जो 363.6, 247.8 और 37.5 आ रहा है ना, ये तीन चीज़ें मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कहलाएंगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कहलाएंगी। तो अगर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कहलाएंगी, इन तीनों को ऐड करो ज़रा। 648.95 और ये 500 जो है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कहलाएगा, यानी कि मेरे पास से ये पैसे गए हैं। तो मेरे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू बनेगी वो बन रही है 148.95। ये कहलाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे हुई? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज यानी कि 648.95 में से मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को यानी कि 500 को माइनस किया, तो मेरे पास जो चीज़ बच गई वो 148.95 बच गई। ये मेरी एनपीवी कहलाएगी। अगर किसी भी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो, अगर किसी भी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो, अगर किसी भी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो, तो मैं उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो एक तरीका तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का ये है कि यहाँ पर जो हमने टेबल बनाया है, इस तरह का आप टेबल बना लो जिसमें एक कॉलम आपके पास ईयर्स का हो, दूसरा कॉलम आपके पास कैश फ्लोज का हो, फिर आपके पास रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर्स हो और फिर आपके पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यूज़ हो। कैश फ्लोज को अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आती रहती है और फिर उन सारी प्रेजेंट वैल्यूज़ को मैं नेट ऑफ कर और अपनी एनपीवी कैलकुलेट कर लेता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि जो ऊपर मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन को हम यूज़ करें। और इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो इस सिनेरियो के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का मतलब ये है कि जितने भी इनफ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू। अब पहला कैश इनफ्लो 400 था, 400 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 400 ईयर नंबर 1 पर था, तो हम इसको 1 प्लस 10% पावर 1 से डिवाइड करेंगे। दूसरा जो कैश इनफ्लो था वो 300 था, 300 जो था वो ईयर नंबर 2 पर था, उसको 0 पे लेकर आने के लिए 1 प्लस 10% पावर 2 से डिवाइड करेंगे। तीसरा जो था वो 50 रुपये था और वो ईयर नंबर 3 पर था, तो उसको हम 1 प्लस 10% पावर 3 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास इस ब्रैकेट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गए। इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को यानी कि 500 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से कैलकुलेशन करके देखो, सेम आंसर आएगा 149.13। थोड़ा सा फर्क जो है वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। थोड़ा सा जो डिफरेंस आ रहा है 149.13 और 148.95 वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। लेकिन आप दोनों तरह से अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो और इसमें आप सारी वैल्यूज़ डाल दो। या फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ये पर्टिकुलर जो टेबल यहाँ पर बनाया है, इस टेबल का भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोनों केसेस में मेरा आंसर जो है वो बिल्कुल ही सेम आएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे और अगर नेगेटिव आएगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। इसमें बताओ कोई मसला है?
तो बता दो, अदरवाइज इसकी पिक्चर ले लो। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, अगर आपने अभी तक कॉपी नहीं किया तो अगली चीज़ पर आ जाओ। अभी जब मैं 5-10 मिनट कॉपी करने के लिए दूंगा तो आप पिक्चर जो आपने ली हुई होगी उससे इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। PDF तो मैं भेज दूंगा, कॉपी तो कर ही रहे होगे वरना नीचे बैठना पड़ता है, याद है ना, ठीक है। तो आई होप कि कॉपी तो तुम लोग कर रहे हो। जब बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक दूंगा उसके बाद मैं रजिस्टर देख लूँगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू में कोई मसला है बताओ, सही है। एक चीज़ ये हो गई। अगली चीज़ हमारे पास इसी से मिलती जुलती जो है वो है, जो आपको वापस से बेसिक बिल्कुल पढ़ना होगा, वो है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो आपको बताता है कि आप किसी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करते हो तो वो इंटरनली आपको कितना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिटर्न जनरेट कर देता है। IRR का मतलब ये होता है कि वो आपको ये बताता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट आपको किसी एक साल में कितना % कमा कर दे रही है। इसको समझने के लिए पहले तो हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। और उस एग्जांपल में हम लोग चीज़ें बहुत सिंपल रखेंगे और एक साल की बात करेंगे। देखो लेट से एक बंदा है मिस्टर ए जो है ना वो ईयर नंबर 0 का क्या मतलब होता है? ईयर नंबर 0 का मतलब होता है आज, टुडे। आज एक बैंक के पास गया और उसने मिस्टर ए ने बैंक से ये कहा कि मुझे 100 रुपये उधार दे दो। ₹100 इसने बैंक से उधार ले लिए, लोन ले लिया, ठीक है। बैंक ने इसको बोला कि अगर आप हमसे 100 रुपये उधार लोगे ना तो हम आपसे 10% का इंटरेस्ट चार्ज किया करेंगे, 10% का इंटरेस्ट चार्ज किया करेंगे। मिस्टर ए ने बोला ठीक है, मैं आपको ये पैसे एक साल बाद वापस कर दूंगा, मैं आपको ये वाले पैसे एक साल बाद वापस कर दूंगा। तो अगर मिस्टर ए ने ईयर 0 पर बैंक से 100 रुपये उधार लिए हैं, जब ये एक साल बाद वापस से बैंक जाएगा तो बैंक इससे कितने पैसे लेगा? 110 रुपये लेगा। इसलिए 110 रुपये लेगा क्योंकि बैंक ने बोला था हम आपसे सालाना जितना भी आप उधार हमसे लोगे उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर आप एक साल बाद ये 100 रुपये लौटाने आओगे तो हम 100 नहीं बल्कि 110 रुपये लेंगे, 100 जो आपको दिए थे वो भी लेंगे और उस पर 10% के हिसाब से 10 रुपये का जो इंटरेस्ट बनता है वो भी लेंगे। ये इससे पैसे लौटाए ये नंबर 1 पर। इसका मतलब ये हो गया कि मिस्टर ए ये कह सकता है कि अगर मुझे फंड्स की ज़रूरत होती है, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत होती है, अगर मुझे कैपिटल की ज़रूरत होती है, अगर मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके लिए किसी से उधार पर पैसा लेना है या पैसा ऑब्टेन करना है तो वो मुझे 10% पर मिल जाता है। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लोन चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक से कोई उधार चाहिए, अमाउंट चाहिए, तो बैंक जो है ना उसकी कॉस्ट 10% चार्ज करता है। 10% बैंक मुझसे जो है ना वो रिटर्न मांगता है, या अगर मैं 100 रुपये लेता हूँ तो मुझे एक साल बाद 110 रुपये देने पड़ते हैं। मिस्टर ए ने क्या किया, ईयर 0 पर जब बैंक से 100 रुपये उधार लिए ना तो मिस्टर ए ने ये 100 रुपये उधार लेकर और ईयर 0 पर ही उसी वक्त उधार लेकर और उसी वक्त उन पैसों से जो है ना वो एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया या कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दी या कोई भी ऐसा काम कर लिया और 100 रुपये उस बिज़नेस में इसने लगा दिए, 100 रुपये उसने इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिए, इन्वेस्टमेंट हो गई इसकी 100 रुपये की, ठीक है। कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, बैंक से लोन लिया और बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, या कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, कोई शेयर परचेज कर लिया, ठीक है। लेट्स से प्रॉपर्टी परचेज करी थी और वो प्रॉपर्टी इसने एक साल बाद बेच दी। जब इसने प्रॉपर्टी एक साल बाद बेची तो इसने जो प्रॉपर्टी 100 की खरीदी थी वो 115 में बिकी। जब इसने प्रॉपर्टी जो 100 की खरीदी थी वो बेचने के लिए एक साल बाद बेची तो वो प्रॉपर्टी 115 रुपये में बिकी। ये किस दिन हुआ? ये नंबर 1 पर हुआ। तो इसकी ये जो एक्टिविटी थी, ये जो इसका बिजनेस था कि यार मैं प्रॉपर्टी खरीद कर और प्रॉपर्टी बेचूंगा और उस पर नफ़ा कमाऊंगा, या कोई और इसने बिजनेस करा, अगर इसके 100 रुपये एक साल बाद 115 हो रहे हैं, अगर इसके 100 रुपये एक साल बाद 115 हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रोजेक्ट, ये बिजनेस इसको कितना % कमा कर दे रहा है? 15% कमा कर दे रहा है। ये इस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ
रिटर्न कहलाएगा। ये इस प्रोजेक्ट का, ये इस बिजनेस का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाएगा, यानी कि इस बिजनेस ने मुझे कितने फीसद सालाना बुनियाद पर पैसा कमा कर दिया। अब इस बंदे ने क्या किया कि जब 1 साल गुजर गया, इसकी जेब में 115 रुपये आ गए थे बिजनेस वाइंड अप कर कर, या वो जो प्रॉपर्टी से परचेज करी थी वो बेचकर, और उस 115 रुपये में से इस बंदे ने क्या किया कि 110 दे दिए बैंक को। बैंक को बोला भाई मैंने तुमसे 100 का उधार लिया था ना, साल गुजर गया, 110 तुम रख लो। और 115 में से अगर 110 ये बैंक को दे देता है तो फिर भी 5 रुपये इसके पास सेविंग्स हो जाती हैं, बच जाते हैं, 5 रुपये इसके पास एक्स्ट्रा हैं। यहां पर इस बंदे को फायदा हो गया क्योंकि इससे बैंक से 100 रुपये उधार लिया, बैंक ने 1 साल बाद 110 मांगा, और इससे वो 100 रुपये किसी बिजनेस में लगाया, बिजनेस से 1 साल बाद 115 आया। देखो इफेक्टिवली यह नंबर 0 पर क्या हुआ, यह नंबर 0 पर बैंक से कितना आया 100 रुपया, और इसने बिजनेस में कितना लगा दिया, या इन्वेस्टमेंट कितने की कर दी 100 रुपये की, तो इसके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, यार 0 पर कुछ नहीं बचा। यह नंबर 1 पर क्या हुआ, यह नंबर 1 पर जहाँ पे इसने इन्वेस्टमेंट करी थी वहाँ से कितने पैसे आ गए 115, उसमें से इसने बैंक को कितने वापस कर दिए 110, तो इसको क्या बच गए 5 रुपये। तो क्या इसको ये वाला बिजनेस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बैंक इससे जो रिटर्न मांग रहा था वो कितने % मांग रहा था, और इसको प्रोजेक्ट से कितने मिल रहे थे, और जितना मुझे प्रोजेक्ट सालाना बेसिस पे कमा के देता है वो उस प्रोजेक्ट का क्या कहलाता है IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कभी भी किसी भी सवाल में IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन हो यानी कि ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, अगर किसी भी सवाल में आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, यस। लेकिन अगर किसी भी सवाल में आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम हो तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, यानी कि नो। अगर किसी भी सवाल में आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होगा तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे उस प्रोजेक्ट में। जिस तरह से यहाँ पर मुझे कमाई 15% से हो रही है और आगे मुझे 10% रिटर्न देना, तो मैं ये बिज़नेस कर लूँगा। लेकिन अगर कभी IRR कम होगा, यानी कि कोई बिज़नेस में करने जाऊँ और मुझे लगता है उसमें मैं 2% कमाऊँगा और बैंक को मुझे 10% देना होगा, तो वो बिज़नेस मैं नहीं करूँगा। ठीक है, इक्वल है तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स देखेंगे, वो अभी इस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर तो ये सिंपल IRR था। IRR को कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका ये है, यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है कि यार तुमने जो है ना आज कितने पैसे बिजनेस में लगाए थे 100, और 1 साल बाद कितने मिले 115 मिले। तो अगर आपका कोई सवाल ऐसा हो कि जिसमें वन इन्वेस्टमेंट हो, एक बार पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, और वन रिटर्न हो, एक बार ही रिटर्न जनरेट हो रहा है, एक ही बार पैसे मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता था ना, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं और वो बिजनेस मुझे हर साल के आखिर में 200-300 रुपए कमा कर देता रहे 4 साल 5 साल 10 साल तक। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपने 100 रुपए ईयर 0 पर इन्वेस्ट करे एक बार, और एक ही बार आपको 1 साल के आखिर में, पहले साल के आखिर में 115 रुपए मिल गए। ऐसा है ना। इस केस में जब वन टाइम इन्वेस्टमेंट और वन टाइम रिटर्न हो तो आप IRR ढूंढने के लिए S = P 1 + I पावर n इस्तेमाल कर सकते हो। P 100 रुपये होगा जो आपने इन्वेस्ट करे, S 115 रुपये होगा जो आपको 1 साल बाद मिल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 + I आपको ढूंढना है पावर 1, क्योंकि 1 साल की बात हो रही है। 115 डिवाइडेड बाय 100 इज 1.15, 1.15 इज इक्वल टू 1 + I जो है वो 0.15 या 15% बनेगा। देखो सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला जो आपने कंपाउंडिंग का पढ़ा था, ये IRR के लिए सिर्फ और सिर्फ तब यूज होगा जब एक इन्वेस्टमेंट हो और एक ही रिटर्न हो। अगर एक से ज्यादा रिटर्न होंगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अगर एक से ज्यादा रिटर्न होंगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट है और एक ही रिटर्न है, यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट है और एक ही रिटर्न है, यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट है और एक ही रिटर्न है। इस केस में आप S = P 1 + I पावर n यूज कर सकते हो। ठीक है,
इसमें कोई किसी किस्म का किसी को मसला है तो बताए। आई होप कि कॉपी तो सबने कर लिया होगा, पिक्चर ले लो और ग्रुप पे भेज भी दो ताकि मैं स्क्रॉल डाउन करूँ। ठीक है, कोई मसला है तो बताओ। कर रहा हूँ स्क्रॉल डाउन, सही है। अच्छा, अब आईआरआर का दूसरा तरीका पढ़ने के लिए जो है ना, आपको डिस्काउंटिंग और एनपीवी से रेलेवेंट कुछ बातें पता होनी चाहिए। दो बातें इफेक्टिवली आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन, अगर आईआरआर की परसेंटेज को एज अ डिस्काउंट रेट यूज किया जाए, अगर आईआरआर की परसेंटेज को एज अ डिस्काउंट रेट यूज किया जाए तो एनपीवी 0 आती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर डिस्काउंट रेट इंक्रीज करा जाए तो एनपीवी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% होने का मतलब यह है कि जिस बैंक से आपने उधार लिया है, या इसको 10% नहीं, इसको एक काम करते हैं, रुक जाओ एक मिनट, इसको कर दो 8%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि जहाँ से आपने फंड्स लिए हैं, पैसे लिए हैं, उधार लिया है, वहाँ पर आपको 8% सालाना इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है। अब आप एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हो और उस प्रोजेक्ट में यह नंबर 0 पर आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यानी कि 100 रुपये आपके लिए यह नंबर 0 पर क्या होगा? कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो इसलिए होगा क्योंकि पैसे जा रहे हैं। पहले साल के आखिर में इस प्रोजेक्ट से आपको 60 और दूसरे साल के आखिर में आपको इस प्रोजेक्ट से 55 रुपीज़ मिलेंगे। पहले साल के आखिर में इस प्रोजेक्ट से 60 और दूसरे साल के आखिर में इस प्रोजेक्ट से 55 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है ना। अब अगर लेट से मुझे कोई बोलता है कि एनपीवी कैलकुलेट करो, तो मैं डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करूंगा यूजिंग 8%। ये याद रहे, एनपीवी कैलकुलेट जो करते हैं ना, एनपीवी वाला जो हमने पहला रूल पढ़ा था, उसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एज अ डिस्काउंटिंग रेट यूज करते हैं। तो अगर मैं 8% का रेट यूज करता हूं, तो पहला जो डिस्काउंट फैक्टर होगा वो कैसे आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 0, कितना आता है? 1। दूसरा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 1, यानी कि 0.925। तीसरा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% पावर 2, यानी कि 0.857। अब बताओ प्रेजेंट वैल्यूज क्या आती हैं? पहली चीज नेगेटिव 100 होगी, दूसरी 55.5, फिर और नेट करो उसको। अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एज अ डिस्काउंट रेट यूज करता हूं ना, तो 2.64 आंसर आता है।
यानी कि एनपीवी 2.64 आती है। ये दोनों क्या कहलाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, और ये क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो इस केस में आपके पास जो एनपीवी आ रही है ना वो 2.64 आ रही है और वो पॉजिटिव आ रही है। जब हम एनपीवी वाला मेथड यूज़ करते हैं, तो डिस्काउंटिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ करता है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब होता है कि अगर मैं कहीं से लोन ले रहा हूँ, उधार ले रहा हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस हिसाब से मेरी एनपीवी जो आ रही है ना वो 2.64 आ रही है। और अगर एनपीवी पॉजिटिव आती है, यानी कि यहाँ पर 2.64 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आईआरआर अगर ढूंढना है तो देखो, आईआरआर के लिए बुलेट नंबर 1 में लिखा हुआ है, अगर आईआरआर की परसेंटेज को एज अ डिस्काउंट रेट यूज़ किया जाए तो एनपीवी 0 आती है। अगर आईआरआर की परसेंटेज को एज अ डिस्काउंट रेट यूज़ किया जाए तो एनपीवी 0 आती है। मुझे ये बताओ, क्या 8% आईआरआर भी है, हाँ या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये रीज़न नहीं है। यहाँ पे ये जो रीज़न लिखी है ना, अगर यही आईआरआर भी होता, अगर मुझे प्रोजेक्ट भी 8% कमा कर दे रहा होता, तो इसको जब मैंने डिस्काउंटिंग के लिए यूज़ किया तो ये 2.64 नहीं आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। 0 नहीं आ रहा, क्योंकि आईआरआर की परसेंटेज को अगर एज अ डिस्काउंट रेट यूज़ किया जाता है तो एनपीवी 0 आती है। अच्छा, 2 में क्या लिखा हुआ है, अगर डिस्काउंट रेट इंक्रीज करा जाए तो एनपीवी डिक्रीज हो जाती है। अब मुझे ये बताओ कि आईआरआर की परसेंटेज 8% होगी, हाँ या नहीं? नो। क्यों? क्योंकि 0 नहीं आ रहा। क्या आईआरआर की परसेंटेज लेस देन 8% होगी? नो। क्यों? क्योंकि अगर आप डिस्काउंटिंग की परसेंटेज को इंक्रीज करते हो तो एनपीवी डिक्रीज होती है। तो 2.64 को 0 पे लेकर आना है, यानी कि आईआरआर जो है ना वो ग्रेटर देन 8%। 8% से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जब वो डिस्काउंटिंग की परसेंटेज इंक्रीज होगी तो एनपीवी डिक्रीज होगी। आईआरआर वो परसेंटेज इस पे एनपीवी 0 होती है। तो हम एक काम करते हैं, दोबारा से ये नंबर 0, या नंबर 1 और या नंबर 2 के जो रेलेवेंट कैश फ्लोज हमने लिखे थे, जो कि -100, उसके बाद फिर 60 और उसके बाद फिर 55 थे, इसके डिस्काउंट फैक्टर्स ढूंढते हैं। और अब एक काम करते हैं, 12% के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर ढूंढता है। अगर हम 12% के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर्स ढूंढेंगे तो पहला वाला क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 0 यानी कि 1। दूसरा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 1 यानी कि 0.893। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 2 यानी कि 0.797। अब इनको मल्टीप्लाई करो, पहला वाला -100 आ रहा है, दूसरा वाला कितना है 60 इंटू 0.893 कितना आता है 3.52, 53.52, फिर 43.84, फिर नेट ऑफ करो -2.64। यहाँ पर जो है वो आंसर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब 12% भी मेरा आईआरआर नहीं होगा, क्योंकि अगर 12% आईआरआर होता तो एनपीवी कितनी आती, 0 आती। लेकिन मुझे ये भी पता चल गया कि 12% मैंने बहुत ही ज़्यादा हाई परसेंटेज ले ली है, उस पर आंसर नेगेटिव आ रहा है। 8% पर आंसर पॉजिटिव आ रहा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो आईआरआर होगा वो 8% से ज़्यादा होगा, 12% से कम होगा। 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली 10% होगा। इसलिए 10% होगा क्योंकि देखो, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, नंबर लाइन पर ये -2.64 है, यहाँ पर एनपीवी लिखते हैं, ये 0 है, ये 2.64 है, ठीक है। और नीचे जो है ना हम लिख देते हैं डिस्काउंटिंग की परसेंटेज। 8% पर आंसर 2.64 था, 12% पर आंसर -2.64 है।
हमें ये ढूंढना है ना कि ऐसी कौन सी परसेंटेज हो जिसपे एनपीवी 0 आ रही है। नेगेटिव 2.64 और 2.64 के बिल्कुल सेंटर में 0 आता है, और 8 और 12 के बीच में क्या होता है 10, तो IRR कितना होगा 10%। लेकिन इसको कैलकुलेट एक फॉर्मूले के हिसाब से भी किया जाता है जो होता है IRR इज इक्वल्स टू A परसेंटेज प्लस NPVA डिवाइडेड बाय NPVA माइनस NPVB मल्टीप्लाइड बाय B माइनस A%। इसमें फॉर एग्जाम्पल ये जो 8% है, 8% जो है ना, इसको तुम A% ले लो, A% हो गया तुम्हारा 8%, तो NPVA क्या होगा 2.64, और B% जो है ना ये 12% ले लो, तो NPVB कितना होगा माइनस 2.64। ठीक है, अब अगर मैं इस फॉर्मूले में इन चीज़ों को पुट करता हूं तो 8% प्लस NPVA यानी कि 2.64 डिवाइडेड बाई NPVA यानी कि 2.64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2.64 है नीचे, मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A% यानी कि 12 माइनस 8 की परसेंटेज। इसको कैलकुलेट करोगे ना ये 10% बनेगा, इसको कैलकुलेट करोगे ये 10% बनेगा। ठीक है, IRR की परसेंटेज वो परसेंटेज होती है जिसपे NPV 0 हो। जब कोई भी वैल्यू हो, दो आपके पास अगर सेट ऑफ वैल्यूज दी हुई हैं, चाहे वो बीच में नहीं हो, फिर भी ये लग सकता है। हाँ कुछ भी, तुम खास तौर पे कुछ भी। ठीक है, IRR इज इक्वल टू A% प्लस NPVA डिवाइडेड बाई NPVA माइनस NPVB मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A%। इससे जब तुम सॉल्व करते हो तुम्हारे कैलकुलेटर में 0.1 आंसर आ रहा होगा, 0.1 का मतलब है 10%। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर IRR को एज अ डिस्काउंटिंग रेट यूज़ किया जाता है तो NPV 0 आती है। ये भी चेक कर लेते हैं कि 0 आती है या नहीं। देखो अगर लेट से हम सेम कैश फ्लोज लिखें, सेम कैश फ्लोज का मतलब है कि यह नंबर 0, यह नंबर 1 और यह नंबर 2, और अगर कैश फ्लोज को लिखें ना, कैश फ्लोज को, तो ये -100, उसके बाद 60 और उसके बाद 55। अगर हम डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं एट 10%, 10% के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करें, पहला 1, फिर 0.909 और फिर 0.826। प्रेजेंट वैल्यूज निकालें, -100 इंटू 1 इज -100, सॉरी 54.54, फिर 0.43, तो तकरीबन 0 आ रहा होगा या 0 ही होगा। ठीक है, यानी कि वाकई में IRR की परसेंटेज पर NPV 0 आ रही है। अगर हम IRR को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को एज अ डिस्काउंट फैक्टर यूज़ करते हैं, अगर हम IRR को एज अ डिस्काउंट फैक्टर यूज़ करते हैं तो NPV जो है वो 0 ही बनती है, 0 के बराबर आ रही है। अगर 10% सही आ रहा है, IRR नहीं होता ना, तो NPV 0 नहीं आती। ठीक है, इसमें कोई मसला है बताओ। ए कोशिश करना कि कम वाली परसेंटेज को ए लो, कम वाली परसेंटेज, यानी कि 8% ये है और ये 12% है ना, तो 8% को ए लेना। इसकी भी पिक्चर ले लो ताकि अगर IRR पहले से 10% दिया होता तो किसका सवाल है ये वैसे कह रहा हूँ, एक मिस्टर है, उसके घर पर एक बंदा है, उसने अपना शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाया, लेकिन बोलता है बेटा मैं तेरा बाप हूँ, तेरे घर पे रहता हूँ, तुझे खिलाता हूँ, तुझे पिलाता हूँ। ठीक है ना, तो फिर उसको ढूंढेगा वो बाहर निकल कर से बोलेगा मेरा बाप कौन है? नहीं ना। अगर तुझे IRR दी हुई है और सवाल बोलते हैं IRR ढूंढो, तो ढूंढ नहीं है क्या?
ऐसे सवाल आएगा, सोच यार, क्या बातें करते हो तुम लोग यार। जब देख भाई IRR ढूंढने को सवाल बोल रहा है IRR 10% है, ऐसा सवाल आएगा? नहीं आएगा ना यार, कैसी बातें कर रहे हैं यार। IRR 10% है, IRR ढूंढो। सही है पिक्चर ले रही इसकी। अच्छा, अब आपके पास पेपर में एक सवाल आता है एनपीवी का, जिसमें उससे दो कंपनीज के कैश फ्लोज दिए हुए होते हैं और वो बोलता है कि कौन सी ऐसी डिस्काउंटिंग की परसेंटेज है कि जिसपे इन दोनों की एनपीवी एक बराबर हो, इक्वल हो। ठीक है, देखो सवाल कुछ इस तरह से आता है, सवाल कुछ इस तरह से आता है। सवाल ये कहता है कि भाई एक कंपनी है, उसके सामने दो प्रोजेक्ट्स हैं ए और बी। ए और बी दो प्रोजेक्ट्स हैं और ए और बी दो प्रोजेक्ट्स के जो है ना वो कैश फ्लोज दे दिए। ईयर 0, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है कि भाई कंपनी ए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी ना तो आज 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ईयर नंबर 1 पर यानी कि पहले साल के आखिर में, ईयर नंबर 1 पर यानी कि पहले साल के आखिर में कंपनी को जो है ना इस प्रोजेक्ट से 90 रुपए मिलेंगे। ठीक है, ईयर नंबर 1 पर यानी कि पहले साल के आखिर में कंपनी को 90 का कैश इनफ्लो होगा। सही है, और दूसरे साल के आखिर में कंपनी को 22 का कैश इनफ्लो होगा। अगर कंपनी प्रोजेक्ट बी पर जाएगी तो प्रोजेक्ट बी में अगर कंपनी जाएगी ना तो कंपनी को आज 200 रुपए का कैश आउटफ्लो इनकर करना पड़ेगा। 200 रुपए कंपनी का कैश आउटफ्लो होगा। पहले साल के आखिर में कंपनी को 120 का कैश इनफ्लो मिलेगा और दूसरे साल के आखिर में कंपनी को 110 का कैश इनफ्लो मिलेगा। ठीक है, मैं वापस से सवाल बताता हूँ। अगर कंपनी प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करेगी तो आज उसकी जेब से 100 रुपये लगेंगे, पहले साल के आखिर में 90 रुपये मिल जाएंगे, दूसरे साल के आखिर में उसको 22 रुपये मिलेंगे। अगर कंपनी बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी तो पहले साल उसकी जेब से 200 रुपये जाएंगे, 200 रुपये जाएंगे। ईयर नंबर 1 पर इसको जो है ना वो 120 रुपये मिलेंगे। ठीक है ना, और ईयर नंबर 2 पर इसको 110 रुपये मिलेंगे। सवाल आपसे ये पूछता है कि वो कौन सा डिस्काउंटिंग का रेट है, वो कौन सा डिस्काउंटिंग का रेट है जिस पर प्रोजेक्ट ए की एनपीवी, प्रोजेक्ट ए की एनपीवी प्रोजेक्ट बी की एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होगी। अब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना जानते हो। नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो तरीका है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो अगर आपके पास ए का आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ऑफ ए के कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ऑफ ए के कैश आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू is equals to present value of cash inflows of B minus present value of cash outflows of B। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ऑफ ए माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ऑफ ए। नेट प्रेजेंट वैल्यू बी की निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ऑफ बी माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ऑफ बी। अगर हम ए के कैश इनफ्लोज की बात करें, ए के दो कैश इनफ्लोज हैं। ठीक है, अच्छा, कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है? P इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n। अच्छा, हमें ये आई नहीं पता ना, आई ही तो हमें ढूंढना है कौन सी ऐसी डिस्काउंटिंग की परसेंटेज हो जिस पर ए और बी की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो एक दूसरे के बराबर हो, है ना? ऐसे ही करना है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज के लिए हमने क्या किया, हमने जो है ना वो एक कैश इनफ्लो है 22 रुपए का ईयर नंबर 2 पर, एक कैश इनफ्लो है 22 रुपए का प्रोजेक्ट ए का ईयर नंबर 2 पर, उसको 0 पे लेकर आने के लिए कितने सालों की डिस्काउंटिंग होगी? 2 सालों की। तो हम नीचे लिखते हैं 1 प्लस एक्स पावर 2। ये हमें परसेंटेज ही नहीं पता ना, हमने इक्वेशन तो बना लिया, उसने वो डिस्काउंटिंग का रेट या वो परसेंटेज बोली थी जिसपे एनपीवी ए की और एनपीवी बी दोनों बराबर।
लेकिन वही परसेंटेज तो हमें ढूंढनी थी। अच्छा, उसके बाद फिर 90 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 1, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ऑफ ए आ गया, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ऑफ ए। कैश आउटफ्लोज ऑफ ए की प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव 100। सर इसकी डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग नहीं करेंगे, ईयर 0 का डिस्काउंट फैक्टर 1 होता है और उसके हिसाब से हमने देखा है कि हमारा आंसर चेंज नहीं हो रहा होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू का जो दूसरा हिस्सा होगा, दूसरी साइड होगी, उस साइड पर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ऑफ बी का मतलब हो गया 120 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 2, सॉरी 1, अच्छा एक काम करते हैं 110 लिख देते पहले, 110 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 2 और फिर 120 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ऑफ बी जो कि है 200। ठीक है, यह आपने इक्वेशन बना ली। जब आपने ये इक्वेशन बना ली उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हो कि जो -100 उल्टे हाथ पर है, -100 जो उल्टे हाथ पर सीधे हाथ पर आएगा +100 होगा, वो -200 से अगर नेट ऑफ होगा तो -100 यहाँ बच जाएगा। देखो ये जो -100 है ये सीधे हाथ पर जाएगा तो +100 हो जाएगा, और +100 जब -200 में से नेट ऑफ होगा तो -100 ये बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो कि एक जगह पर आपके पास 110 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है और एक जगह पर 22 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो जो 22 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट से राइट साइड पर जाएगा, 110 में से वो माइनस होगा। 110 में से जब वो माइनस होगा, 110 में से जब माइनस होगा तो 110 में से 22 को माइनस करो, कितना बच जाता है? 88। यानी कि ये हो जाएगा 88 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2। ऐसा ही है ना? इसी तरह से जो लेफ्ट साइड पर 90 है, 90 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 1 है, और राइट साइड पर जो है ना वो 120 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 1 है। तो वो जो 90 जो है लेफ्ट से राइट साइड पर जाएगा तो ये बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 1, और यहाँ पर क्या होगा? 0। वे सारी चीज़ों को तुम लेफ्ट से राइट साइड पे ले गए ना। ठीक है, इसके बाद आप इसको इस तरह से भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो कि लेट से 100 को लेफ्ट साइड पे ले आए तो 100 इज इक्वल्स टू 88 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 1। ठीक है, और फिर आप इस इक्वेशन को कैलकुलेटर पर पुट इन कर सॉल्व कर सकते हो। एक क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैलकुलेटर पर आंसर किस तरह से निकालना है। कैलकुलेटर पर जब आप ये पूरी इंफॉर्मेशन पुट इन करोगे तो कैलकुलेटर से आपके पास आंसर जो है ना वो 10% आ जाएगा। ठीक है, 10% का मतलब ये है कि 10% वो डिस्काउंटिंग की परसेंटेज है जिस पे दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर होगी। तो हमारा आंसर 10% आएगा। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। कैसे? प्रोजेक्ट ए की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट ए में यह नंबर 0 है, यह नंबर 1 है, यह नंबर 2 है। इसके कैश फ्लोज क्या है? इसके कैश फ्लोज हैं 100 नेगेटिव, फिर 90, फिर 22। और अगर डिस्काउंट फैक्टर्स यूज़ करें, डिस्काउंट फैक्टर्स है 10%, डिस्काउंट फैक्टर्स है 10%। पहला 1 है, दूसरा 0.909 है और तीसरा 0.826 है। मल्टीप्लाई कर अगर प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाले, -100 इंटू 1 इज़ -100। अच्छा, 90 मल्टीप्लाइड बाई 0.909 कितना बनेगा? 81.81। फिर 22 इंटू 0.826 18.172, तकरीबन 0 बन रहा। ठीक है ना? यानी कि ये 10% इस प्रोजेक्ट ए का IRR भी है। ये 10% इस प्रोजेक्ट ए का IRR भी है। IRR वो परसेंटेज होती है जिस पर NPV 0 आती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या नहीं ये तो हम नहीं जानते। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि मैं किसी से उधार लूंगा तो वो उधार कितने में मिलेगा, उसकी तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, लेकिन मुझे पता है कि इसका IRR 10% है। ठीक है, IRR 10% है क्योंकि इस पे NPV 0 आ रही है। प्रोजेक्ट बी की अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट बी पर भी हमारे पास ईयर 0 है, ईयर 1 है और ईयर 2 है। इसके रेलेवेंट कैश फ्लोज हैं
इसके रेलेवेंट कैश फ्लोज में एक तो 200 रुपये का कैश आउटफ्लो है, फिर 120 का कैश इनफ्लो है और फिर 110 का कैश इनफ्लो है। और फिर यहाँ पर डिस्काउंट फैक्टर एट 10%, 10% के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर्स निकालें तो पहला 1 बनेगा। उसके बाद फिर अगर दूसरा डिस्काउंट फैक्टर निकालेंगे 0.909 बनेगा, तीसरा डिस्काउंट फैक्टर 0.826 बनेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -200 है, फिर 109.08, फिर 90.86, इसको नेट ऑफ करो, 0 आ रहा है। यानी कि प्रोजेक्ट बी का भी IRR कितना है? 10%। लेकिन हमें IRR नहीं ढूंढना था, इत्तेफाक से यहाँ पर IRR दोनों का बराबर है और उसी पर NPV दोनों की बराबर है। हमें तो वो डिस्काउंट रेट ढूंढना था जिसपे दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू सेम हो। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू सेम है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू सेम है, ठीक है। दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू इधर भी 0 आ रही है, इधर भी 0 आ रही है, सेम है। और वही दोनों का IRR भी है और उसी रेट पर दोनों की दोनों का जो क्या कहते हैं आंसर है वो सेम आ रहा है। इसमें कोई मसला? अगर 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 यहाँ पर ये बोला हुआ हो कि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अगर कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है बोला गया हो वो जो है ना वो लेट्स से 7% है। अगर कंपनी का बोला गया हो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7% है, तो क्या मैं प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट करूंगा? अगर बोला गया हो कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7% है, यानी कि अगर कंपनी कहीं से लोन लेती है तो उसको 7% के हिसाब से जो है ना वो इंटरेस्ट देना पड़ता है, रिटर्न देना पड़ता है, तो क्या कंपनी प्रोजेक्ट ए करेगी, हाँ या नहीं? हाँ। क्या कंपनी प्रोजेक्ट बी करेगी? बिल्कुल। हमें कैसे डिसाइड करना होता है? हमें ये चेक करना होता है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो IRR से ज़्यादा है या कम है। अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल IRR से कम है तो हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट से हमें नेट बचत हो रही होती है। तो यहाँ पर अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7% होगा, IRR 10% है, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगले केस में भी अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% है और IRR जो है 10% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7% है, तो हम इन्वेस्टमेंट बी में भी करेंगे, ठीक है। इसमें कोई मसला आप लोगों को? कोई मसला नहीं है इसमें, पक्की बात है।